तहरीक अदम एतमाद हकीकत या फसाना। किसी भी जमहूरी मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम में अरकान की अक्सरियत की हमायत से महरूम होने वाली हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाती है, या फिर कोई हुकूमत सालाना मालियाती बजट मंजूर कराने में नाकामी पर मुस्ताफ़ी हो जाती है। सदर मुल्क भी अक्सरियती अरकान की हमायत से महरूम होने पर वज़ीर आज़म को ईवान से एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। ऐसा भी होता है कि जब वज़ीर आज़म खुद महसूस करे कि उसे अरकान की अक्सरियत की हमायत की हासिल नहीं रही, तो वो खुद ही कौमी असम्बली को तहलील करके फ्रेश मैंडेट हासिल करने के लिए अवाम की अदालत से रजू कर सकता है। मुझे याद नहीं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर किसी हुकूमत का खात्मा हुआ हो। शायद ही कोई हुकूमत अदम एतमाद की सूरत में घर भिजवाई गई हो। अलबत्ता एक दो बार एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद और सदर मुल्क की बराह रास्त मुदाखलत से सूबों में तहरीक अदम एतमाद से हुकूमतों का खात्मा मुमकिन हुआ है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल बलूचिस्तान की दी जा सकती है, जहाँ तहरीक अदम एतमाद की सूरत में वज़ीर आला को मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर कर दिया गया। इस तहरीक अदम एतमाद के पीछे उन क़ुव्वतों का अमल दखल भी शामिल था जो वज़ीर आला को लाई थी। इनकी नाकस कारकर्दगी पर उनको तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इक़्तिदार से अलग कर दिया गया। इसी तरह का खेल नवाब सनाउल्लाह ज़हरी को हटाने के लिए तहरीक अदम एतमाद का ड्रामा रचाया गया। पाकिस्तान में ये बात देखने में आई है कि 2/3 अक्सरियत की हामिल हुकूमत नहीं चलने दी गई, जब तक सदर मुल्क के पास आइन के आर्टिकल 58(2)B के तहत कौमी असम्बली तहलील करने का अख्तियार था। मुंतखब वज़राए आज़म को घर भिजवाया जाता रहा। जब आइन में ये शिक ख़त्म हो गई तो वज़राए आज़म को अदलिया से नाअहल करार दिलवा कर हुकूमतें ख़त्म की जाती रही हैं। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और मियाँ नवाज शरीफ की मिसाल हमारे सामने है। लेकिन इमरान खान की हुकूमत, जो कि इत्तेहादी जमातों की बेसाखियों पर खड़ी है, पिछले 3.5 साल के दौरान इसे दस्त शफ़क़त की वजह से गिरने नहीं दिया गया। अक्सर और बेशतर इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए तहरीक अदम का शोशा छोड़ा जाता रहा है, लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि अपोजिशन इस बारे में कभी संजीदगी से होमवर्क ही नहीं किया। इसकी बुनियादी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून का शुरू दिन से मौक़िफ़ रहा है कि रावलपिंडी वालों की आशीर्वाद के बगैर कोई तहरीक अदम एतमाद कामयाबी सकती। इस सिलसिले में चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की मिसाल दी जाती है, जहाँ अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई। लिहाजा मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि जब तक तहरीक अदम एतमाद की 200% कामयाबी का यकीन नहीं होगा, उस वक़्त तक तहरीक अदम एतमाद पेश करने की गलती नहीं की जाएगी। सवाल यह है कि वो कौन सा इशारा है जिसके बाद आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ अपने सियासी इख्तिलाफात को बालाए ताक रखते हुए मौजूदा हुकूमत को हटाने के लिए तमाम आइनी व कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करने पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं। ये सियासी फ़ैसला इस वक्त किया गया जब वज़ीर आज़म इमरान खान अवामी जमहूरियत चीन के दौरे पर थे। दौरे चीन के दौरान उन्हें अपोजिशन की लम्हा बलम्हा सरगर्मियों से आगाह किया जाता रहा, जिसके बायस उनके दौरे के दौरान तमाम तर तवज्जो पाकिस्तान में अपोजिशन के मेल मिलाप पर मरकूज रही। यूँ ही इनकी अवामी जमहूरियत चीन के दौरे से वापसी हुई, उन्होंने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास तलब कर लिया। बज़ाहिर वज़ीर आज़म ने यह तासर देने की कोशिश की है कि उन्होंने तहरीक अदम एतमाद का कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया, लेकिन हुकूमती तर्जुमान फवाद चौधरी ने पेशावर में अखबार नवीसों से बातचीत करते हुए कहा है कि इत्तेहादी हूँ या कोई और, जो भी इमरान खान को छोड़ेगा ज़ीरो हो जाएगा। फवाद चौधरी ने दरअसल इत्तेहादी जमातों को धमकी दी है कि अगर कोई इमरान खान को छोड़ने का सोच रहा है तो उसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। दिलचस्प अमर यह है कि उन्होंने ये वार्निंग उस वक्त दी जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ्द की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की आला क़यादत से मुलाकातें हो रही थी। कबल अज़ीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सरबराह आसिफ अली जरदारी अपने सियासी जानशीन बिलावल भुट्टो जरदारी की हमरा चौधरी बरादरान से मुलाकात कर चुके थे,
چودھری برادران مہمان نوازی کی شہرت رکھتے ہیں، اب معلوم نہیں کہ انہوں نے آصف علی زرداری کے دام میں کچھ ڈالا بھی ہے کہ نہیں۔ چودھری پرویز الہی نے MQM کے پاکستان کے وفد سے ملاقات کے بعد معنی خیز بات کہی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد بارے میں بہتر طور پر بتا سکتی ہے، اپوزیشن ہی تحریک عدم اعتماد بارے میں بہتر طور پر بتا سکتی ہے، لیکن خد و خال سامنے آ جائیں، کوئی چیز سامنے آ جائے تو بات ہو سکتی ہے۔ ابھی تو باورچی خانہ میں سامان اکٹھا کیا جا رہا ہے، ابھی پکنا شروع نہیں ہوا۔ آپ کی سوچ ہے کہ کچا ہی کھا لیں، تحریک عدم اعتماد پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں ہما کس کے سر پر بیٹھتا ہے، فی الحال کچھ کہنا نہیں کہا جا سکتا۔ تاہم شنید ہے کہ آصف علی زرداری سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے سر وزارت عظمیٰ کا تاج سجا لیں۔ میاں نواز شریف نے بھی کہہ دیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں مسلم لیگ نون وزارت عظمیٰ کی امیدوار نہیں ہوگی، لیکن اس ایشو پر پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر رائے منقسم ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ میاں شہباز شریف 1.5 سال کی بقیہ مدت میں ملک کو صحیح سمت کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ میاں نواز شریف نے تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ ناخوشی سے قبول کیا ہے۔ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہونے کے باوجود گنتی پوری نہیں کر سکی تھی، جبکہ تحریک عدم اعتماد کو اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل تھی۔ سیاسی حلقوں میں یہ بات موضوع گفتگو بنی ہوئی ہے کہ عمران خان کے سر سے دست شفقت اٹھا لیا گیا ہے، لیکن تاحال اس بارے میں کوئی بات حتمی طور پر نہیں کی جا سکتی۔ البتہ اس بارے میں کسی کو معلوم نہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے وقت اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوگا۔ 2-4 رہنماؤں کے سوا کسی کو کچھ علم نہیں کہ آئندہ چند دنوں میں سیاسی منظر پر کیا ہونے والا ہے۔ عمران خان نے بھی دھمکی دے رکھی ہے کہ اگر ان کو نکالا گیا تو وہ خطرناک ثابت ہوں گے۔ PDM کا اجلاس بھی ہو چکا ہے، جس میں آصف علی زرداری سمیت دیگر جماعتوں سے ہونے والے رابطوں کی روشنی میں آئندہ لائحہ عمل کی منظوری دی گئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان کو تحریک عدم اعتماد آنے سے قبل قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اپوزیشن کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس کر رہ جاتے ہیں یا اس سے نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں فروری 2022 کے اواخر تک انتظار کرنا پڑے گا۔